सभी मित्र अपने माइक बंद कर लेंगे। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 971वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, अभिव्यक्ति कार्यशाला का आज हमारा दूसरा चरण है। और इस के आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री गौरीशंकर बैश्य साहब विनम्र जी, जो कि वरिष्ठ बाल साहित्यकार हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश है। आप हमारे बाल प्रहरी के ऑफलाइन कार्यक्रम में भी उत्तराखंड सहभागिता करते रहे हैं। आप का हमारी पत्रिका को संबल प्रदान करते हैं। आप तन मन धन से आप सहयोग करते रहे हैं समय समय पर। तो आज आपने मुख्य अतिथि बतौर हमको समय दिया और एक अभिभावक बतौर आपने ओजस्वी यशस्वी जैसे दोस्तों को भी इस पटल पर जोड़ा। और आज की जो हमारी संचालक हैं यशस्वी आपकी पोती हैं, और अभी आकाशवाणी से उनकी कविताओं का पाठ हुआ, तो ये मन हुआ कि आज यशस्वी जी संचालन करें और खुद भी बताएं कि कैसे दूसरे लोग भी आकाशवाणी जा सकते हैं। और हमारे गौरीशंकर जी भी इस पर बात करेंगे। तो यशस्वी जी ने अभी आकाशवाणी लखनऊ से उनकी कविताओं का पाठ हुआ है। तो मैं आज के विशिष्ट अतिथि अदिति श्रीवास्तव जी, अहम और अध्यक्षता करें अहम जी, और संचालन कर रही यशस्वी जी, आप सभी का स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आसर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट खंडवा मध्य प्रदेश। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय श्री नरेंद्र पाल जी, और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए कई साथी, जिसमें उर्मिला खेतवाल जी, उमेश जोशी सर, उमा खेतवाल जी, सुमित श्रीवास्तव सर भी हमारे बीच जुड़े हैं, सविता बैश्य जी हमारे बीच, और इस पटल पर हमारे बीच कई अन्य साथी जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए कामेश्वरी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं गुड़गांव से। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मंच सौंपता हूँ यशस्वी जी को। और यशस्वी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर, आपका सादर आभार। स्वागत है दोस्त। जी सर, आपका सादर आभार। ना समझो मेरे अल्फाजों को कोरी कारीगरी, ना समझो मेरे अल्फाजों को कोरी कारीगरी, इन शब्दों में मेरे एहसासों की झंकार है। मेरे सफर के अनुभवों की दास्तां है ये, मेरे सफर के अनुभवों की दास्तां है ये, इस क्षितिज की अभिव्यक्ति की ये पुकार है, इस क्षितिज की अभिव्यक्ति की ये पुकार है। सर्वप्रथम मैं बाल प्रहरी के 971वें कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री आकाश सर जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी, अहमदाबाद गुजरात से मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और बाल प्रहरी के संपादक और हमारे परम प्रिय मित्र आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी को मैं सादर आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे संचालन करने का अवसर प्रदान किया। और मैं आज के मुख्य अतिथि ही आदरणीय श्री गौरीशंकर वैश्य जी, वरिष्ठ बाल साहित्यकार, लखनऊ उत्तर प्रदेश से मैं आप का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भैया श्री अहम कुमार, कक्षा 9 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश से मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और आप सभी छोटे भाई, बड़े भाई बहन का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरी माता जी का नाम श्रीमती सविता वैश्य है, मेरे पिताजी का नाम श्रीमान घनश्याम गुप्ता जी है, और मेरी एक बड़ी बहन है और उनका नाम ओजस्वी है, वह कक्षा 7 की छात्रा है। तो जैसा मेरे प्रिय दोस्तों, मैं बाल प्रहरी की कविताओं की बारीकियों से ये सीखने के बाद मैंने जो है कविताएं लिखना शुरू किया, और उसके बाद मुझे बाल प्रहरी से कविताएं लिखने का मैंने सीखा, और उसके बाद
मैंने आकाशवाणी लखनऊ में मेरी कविताओं का प्रसारण हुआ और मैंने बाल प्रहरी से सीखने के बाद मेरी कविताओं का प्रसारण हुआ, जिससे एक मेरी कविता है तितली। प्यारी रंग बिरंगी तितली, मेरी साथी संगी तितली, इधर उधर वह मंडराती है, फूलों पर आती जाती है, मेरे पास कभी आती है, मेरे पास कभी आती है, फिर वह झटपट उड़ जाती है। मुझको बहुत लुभाती तितली, मुझे देखकर शर्माती तितली, कभी न थकना सिखलाती है, स्वप्न सजीले दिखलाती है, कभी न थकना सिखलाती है, स्वप्न सजीले दिखलाती है, जाने कहाँ पंख रंगवाती है, जाने कहाँ पंख रंगवाती है, मुझको कभी नहीं बतलाती है, मुझको कभी नहीं बतलाती है। छोटा सा है उसका जीवन, लेती जीत सभी का वह मन, लेती जीत सभी का वह मन। तो मैं इसी के साथ आज की विशिष्ट अतिथि ही मेरी बड़ी बहन अदिति श्रीवास्तव दीदी, कक्षा 9, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जामो, अमेठी, उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जामो, अमेठी, उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं आज के अभिव्यक्ति कार्यशाला में मैं आप सभी का आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर और आज के मुख्य अतिथि श्री गौरीशंकर वैश्य विनम्र जी, वरिष्ठ बाल साहित्यकार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश है। आज की अध्यक्षता कर रहे श्री अहम कुमार भैया, कक्षा 9, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी, मध्य प्रदेश है। और आज का कुशल संचालन कर रही हमारी छोटी बहन कुमारी यशस्वी, कक्षा 5, सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल, गौरीगंज, उत्तर प्रदेश है। आप सभी का मैं स्वागत व अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आदरणीय श्री उदय किरोला सर को मैं सहृदय आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे 17वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया। तो जैसा कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो अभिव्यक्ति कार्यशाला क्या होती है? अभिव्यक्ति कार्यशाला वह होती है कि हमें अपने आप कोई भी विषय चुन के इस पे अपनी बात रखनी होती है। जैसे कि हम भजन गाते हैं, इसी अभिव्यक्ति कार्यशाला में हम भजन भी गा सकते हैं, हम चुटकुले सुना सकते हैं, हम पहेलियां पूछ सकते हैं, हम किसी बात पे परिचर्चा रख सकते हैं, बात पे बात कर सकते हैं, त्वरित भाषण कर सकते हैं, आदि कार्यशालाएं कर सकते हैं। तो मैं आप सभी के सामने अपना एक शंकर और पार्वती के बीच का संवाद प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि तब हुआ था जब लंका बनने को थी। तो पार्वती जी ने बोला था शंकर भगवान से, जिद की थी कि मेरे लिए एक महल बनवा दो, खूब हीरे मोती सोने चांदी से जड़ा हो। तो मैं आप सभी को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। पार्वती से बोले बोले तेरे मन में तीर नहीं, पार्वती से बोले बोले तेरे मन में तीर नहीं, इन ऊंचे महलों में रहना ये अपनी तकदीर नहीं, इन ऊंचे महलों में रहना ये अपनी तकदीर नहीं।
बोले क्या कहना भाई क्या कहना। सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम। दास दासियां भरे हाजिरी मेरी सेवा में हरदम। सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम। दास दासियां भरे हाजिरी मेरी सेवा में हरदम। बिना इजाजत आए न कोई हो, बिना इजाजत आए न कोई पहरेदार बिछा देना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार भये। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार भये। पार्वती बोली लक्ष्मी से ओ, पार्वती बोली लक्ष्मी से गृह प्रवेश में आ जाना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। गृह प्रवेश करने के खातिर पंडित जी बुलवाए गए। गृह प्रवेश करने के खातिर पंडित जी बुलवाए गए। विशेष गवाह बड़ा ही ज्ञानी गृह प्रवेश करवा रहे। विशेष गवाह बड़ा ही ज्ञानी गृह प्रवेश करवाए रहे। सुंदर महल बना सोने का हो, सुंदर महल बना सोने का इसे दान में दे देना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती बोली भोले से ऐसा महल बना देना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। जी धन्यवाद शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। तो मैं इसी के साथ मैं आज के पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन पल्लवी बेस्ट कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी बहन उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मंच पे आमंत्रित किया। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ शादी के चरणों में नमन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों, अभिभावकों और प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं पल्लवी बिष्ट कक्षा 7 ब आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत से आप सभी के सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो मेरी कहानी का शीर्षक है रात की रस्सी। तो इस कहानी में यह होता है कि जो लोनपोगार एक राजा का मंत्री होता है। तिब्बत ये एक शहर था, पहले तिब्बत एक शहर था, वहां का राजा था, उसका मंत्री होता है लोमपोगार। और वो लोमपोगार 32वें मतलब तिब्बत के 32वें राजा का मंत्री होता है। और उस लोमपोगार का एक बेटा होता है भोलू। वो बहुत भोला होता है, इसीलिए उसका नाम भोलू पड़ गया होता है। और लोग उसे भोलू भोलू कहकर चिढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उसको डराते थे क्योंकि वो भोला होता था। उसके साथ ऐसे मतलब बुरा व्यवहार करते थे क्योंकि उसे कुछ समझ तो आता नहीं था। तो फिर उसके बाद एक दिन क्या होता है, तो उसको लगता था इसकी शादी कैसी होगी और ये दुनिया में कैसे जिएगा अगर मैं मर गया तो वो उसको ना शहर भेजता है कुछ उसको ना उसको परखने के लिए कि उसको शहर से कुछ मत्ती आ जाए, क्योंकि शहर के लोग बहुत दिमागदार और बहुत तेज होते हैं। तो वो उसे 100 हीरे लेकर भेजता है और कहता है तुम 100 जौ के कट्टे लाओगे, 100 जौ के कट्टे लाओगे, पर तुम्हें
ना भेड़ों को बेचना है और ना भेड़ों को काटना है, और 100 के 100 भेड़े भी आनी चाहिए और उनके 100 जो के बोरे भी आने चाहिए। वो शहर जाता है, फिर वहां जाकर वो बैठ जाता है, सोचता है क्या करूं, भेड़ नहीं बेच सकता, क्या करूं, उधार मांग लूं। तो वो सोचने लग जाता है, तभी उसको एक लड़की मिलती है। लड़की कहती है इससे अच्छा तुम इनके बाल काट के बेच दो। तो लड़की उनके बाल काटती है और उसे बेच देती है, और लड़के के पास थोड़े पैसे जाते हैं, फिर उससे 100 जो की घोड़े खरीद लेते हैं। उसके बाद फिर वो घर जाता है, उसके पिता कहते हैं अच्छे तो ले आया, पर अभी इसका ऐसे काम तो नहीं चलेगा, मुझे थोड़ा और होशियार बनाना है। तो वो फिर से तो उसे वो फिर से भेजता है और कहता है कि जाओ, इस बार तुम्हें इसके बाल भी नहीं काटने हैं, पर तब भी तुम्हें 100 जो की बोरियां लानी है 100 भेड़ों के साथ। फिर जाता है, फिर वही उसी जगह में बैठ के उदास हो जाता है। लड़की फिर आती है, वो कहती है इस बार क्या होगा, तो वो सारी बात बताता है। तो फिर लड़की कहती है जो उनके सींग काट के बेचाओ। तो लड़की सींग काट के बेचती है, 100 जो के बोरे खरीद के उसको दे देती है, फिर वो घर चले जाता है। तो फिर घर जाके अब लड़का तो भोला था, तो वो सब बता देता है, पापा एक लड़की ने मेरी मदद करी, ये वो सब कुछ। तो उसके बाद क्या होता है, तो पापा कहते हैं अच्छा वो लड़की अपने आप को इतना चतुर समझती है। तो वो लड़की को घर बुलाता है, मतलब उसके। तो फिर वो शहर जाता है, फिर वापस घर उसको बुला के आता है, उस लड़की को लोनपोगार के पास ले आता है। लोनपोगार कहता है तुम अपने आप को इतना ही बुद्धिमान समझती हो, तो जाओ लाख की रस्सी बना के लाओ, और 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना के लाओ, मतलब जो 9 हाथ बराबर होगी, मतलब उतनी राख की रस्सी से बनानी थी। और फिर तो वो लड़की कहती है ठीक है, अगर मैं इसको बना लूंगी तो तुम्हें आपको उसको गले में पहननी पड़ेगी। तो अब वो लोनपोगार सोचता है लाख की रस्सी तो कोई बना ही नहीं सकता, तो अब वो पहनेगा, मैं पहनूंगा कहाँ से, अगर वो बनाएगी तभी तो पहनूंगा, और वो कोई बना तो सकता नहीं है। तो फिर वो जाते हैं, फिर लड़की इतना बड़ा पत्थर लेती है और उसमें सिलबट्टा बोलते हैं उस पत्थर को, मतलब एक सिलबट्टा टाइप लेती है, सिलबट्टा लेती है इतना बड़ा, और उसमें 9 हाथ लंबी मतलब रस्सी को नापती है, फिर उसमें रखती है, फिर रस्सी को आग लगा के राख उसकी बच जाती है। तो राख को थोड़ा सा ऐसे समेट के वो उसे रख देती है, और फिर उस सिलबट्टे को लेकर लोनपोगार के पास जाती है। लोनपोगार देख के से बहुत हैरान हो जाता है और सोचते हैं कि इसने कैसे बना ली। तो फिर उसको वो पहननी पड़ती है, और क्या करे, राख की रस्सी तो राख की होती है, राख तो हाथ में जाते ही मतलब ऐसे पाउडर जैसी चूर हो जाएगी, तो फिर उसे नहीं पहन पाता है। तो उसकी चतुराई देखकर वो अपने भोले बेटे के साथ उसकी शादी करा देता है कि ऐसी चतुर लड़की से अगर मेरा बेटा शादी करेगा तो मेरा बेटा भी धनी और थोड़ा चालाक हो जाएगा, और उसे थोड़ा दिमाग आएगा इसके साथ रहकर। और फिर वो बहुत धूमधाम से उसकी शादी कराता है, और इसी तरह मेरी कहानी समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे से मेरी इतने मतलब समय लेकर मेरी कहानी सुनी, और आप सबको मेरी तरफ से शुभ। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। तो मैं इसी के साथ मेरी बड़ी बहन रेनू ओझा कक्षा 12 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा उधम सिंह नगर से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित है? रेनू दीदी, क्या आप उपस्थित है? शायद वह किसी कारणवश हमसे जुड़ नहीं पाए, तो हम अपने अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया दीक्षित खेतवाल कक्षा 6 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या भैया आप उपस्थित हैं? दीक्षित खेतवाल भैया, क्या आप उपस्थित हैं? शायद वह भी हमसे किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए, तो मैं इसी के साथ मेरी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन मंत्रिता दीदी कक्षा 7 से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी दीदी नमस्ते, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को भी मेरा सादर नमस्कार। आज अभिव्यक्ति कार्यशाला के अंतर्गत मैं आप सभी के समक्ष श्री राम स्तुति प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। सिया राम
कथा महापावनम कांत मन श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम श्रीमद् रामायणम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आप राम भर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। तो मैं इसी के साथ हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी यूं लगा, आप आए श्रीमान जी यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। तो मैं इसी के साथ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय यशस्वी। सबसे पहले प्रिय यशस्वी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला में, जो कि अभिव्यक्ति कार्यशाला के रूप में है, मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ बाल साहित्यकार श्री गौरीशंकर वैश्य जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय अदिति, और अध्यक्षता कर रहे प्रिय अहम। इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय यशस्वी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य अतिथिगण एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए निरंतर दृढ़ संकल्पित है। ये विविध कार्यशालाएं निश्चित रूप से बच्चों में समझ का विकास कर रही हैं, उनमें चारित्रिक दृढ़ता का विकास कर रही हैं, और कैसे बेहतर इंसान बना जाए इस पर चिंतन मनन करते हुए बच्चों को एक बेहतर पर्यावरण उपलब्ध करा रही है। अभिव्यक्ति कार्यशाला बाल प्रहरी की सभी कार्यशालाओं में सबसे सरल और बच्चों की सर्वाधिक प्रिय कार्यशाला है। किसी कोई बंधन नहीं, किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं, जो बच्चा जो चाहे वो प्रस्तुति अभिव्यक्ति कार्यशाला में दे सकता है। निरंतर बच्चों की समझ का विकास स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो रहा है। जो बच्चे संकोच से बोलते थे, आज वो बहुत फर्राटेदार तरीके से संचालन कर रहे हैं, अध्यक्षीय उद्बोधन दे रहे हैं, विशिष्ट अतिथि का उद्बोधन दे रहे हैं और कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। प्यारे बच्चों, वास्तव में अवसर का लाभ उठाना चाहिए। बेहतर पर्यावरण मिल रहा है, बेहतर अवसर मिल रहा है, तो होशियार बच्चे निरंतर इन अवसरों का लाभ भी उठा रहे हैं और इन कार्यशालाओं में प्रतिभा करने के बाद न केवल वो अपने विद्यालय में अपितु समाज में अन्य स्थानों पर भी विविध कार्यक्रमों में भाग लेकर बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनको जीवन में बहुत ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु उनके विचारों को अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें जीवन में उच्चतम लक्ष्य
तक प्राप्त करा देता है। प्यारे बच्चों, बरसात का समय चल रहा है, पानी को उबाल कर पिए, ठंडा करके पिए, बाहर का ना खाएं, घर का ही खाएं और रोगों से अपना बचाव करें। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई या कर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका सादर आभार। हमने आपकी ज्ञानवर्धक बातों से हमें प्रेरणा मिली। तो इसी के साथ मैं अब अगली बहन, मेरी बड़ी बहन उर्मिला जेठा, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज, लोहार चौरा, बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित है? हाँ बहनों, उपस्थित। कब मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों एवं मेरे बड़े भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम उर्मिला जेठा, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा गुरु बागेश्वर है। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, मेरी अभिव्यक्ति कार्यशाला की विधा है स्वरचित कविता। मेरी स्वरचित कविता की विधा शिष्य है पर्यावरण पर कविता। पर्यावरण को नष्ट होने से बचाए, संदेश ये हम सब तक पहुंचाए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, अब और वृक्ष ना कटने पाए। पानी की हर एक बूंद बचाए, ये बात हम सबको समझाए। प्रदूषण और ना बढ़ने पाए, हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाए। पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है, प्लास्टिक को बंद करवाना है। पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए रखो इसका ध्यान। पर्यावरण है हमारे लिए अनमोल, इसको स्वच्छ और सुंदर रखना होगा। पर्यावरण की सफाई करनी होगी, लोगों को जागरूक करना होगा। पर्यावरण हमारा जीवन है, पर्यावरण हमारा जीवन है। जी धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। तो मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी मेरे भाई ऋषभ रिखाड़ी, कक्षा 5, सनराइज कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भिकिया सैड, अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित है? ऋषभ भाई, क्या आप उपस्थित है? लगता है वह किसी कारणवश हमसे जुड़ नहीं पाए। तो मैं इसी के साथ मेरी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन। जी भाई, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पटेल में उपस्थित सभी वरिष्ठ सम्मानित पदाधिकारी एवं सभी सहपाठी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दादी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जंग में नाम गवाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, अब सबका अपना नाता, लेकिन मेरी मन की उलझन कोई समझ ना पाता। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। तो मैं इसी के साथ आज मेरी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन एनजिया पंत, कक्षा 7, विवेकानंद इंटर कॉलेज, गंगोली हाट, पिथौरागढ़ से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मैं जिया पंत, कक्षा 7 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गंगोली हाट है। तो आज मैं राष्ट्रीय गीत गाने वाली हूँ। राष्ट्रीय धर्म कर्तव्य मार्ग पर निस्दिन बढ़ते जाएंगे, अपनी भारत माता को हम जग सिरमौर बनाएंगे। राणा लाचित छत्रसाल और चैनम्मा की शक्ति हम, न्याय मार्य अलवारों नरसी चैतन्य की भक्ति हम।
शक्ति भक्ति युक्ति से हम शक्ति भक्ति युक्ति से हम प्रगति शिखर जाएंगे। अपनी भारत माता को हम जग सिरमौर बनाएंगे। मर्यादा श्री राम से लेकर सीता सती से तप लेकर, गुरु नानक महावीर बुद्ध से सत्य शांति जप लेकर, सकल विश्व में त्यागशील और सकल विश्व में त्यागशील और प्रेम सुधा सरसाएंगे। अपनी भारत माता को हम जग सिरमौर बनाएंगे। चंद्रयान ने चांद पे जाकर ध्वजा तिरंगा फहराया। गगनयान ने अंतरिक्ष में भारत का गौरव गाया। ज्ञान और विज्ञान के दम पर विश्व गुरु कहलाएंगे। अपनी भारत माता को हम जग सिरमौर बनाएंगे। अपनी भारत माता को हम जग सिरमौर बनाएंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। तो मैं इसी के साथ अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन राखी दीदी, कक्षा 9, राजकीय इंटर कॉलेज दैड़ा सारी रुद्रप्रयाग से बुलाना आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रियवाक्येन प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति रतव, तस्मातं तदैव वक्तव्यं वचने का दृढ़ता। सबसे पहले मां सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो मेरा नाम कुमारी राखी है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज देड़ा है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मेरी अभिव्यक्ति की विधा है स्वरचित कविता, जो कि हमारे विद्यालय की पीटीआई सर पर है। पाठशालाओं हमसे जल्दी आती, हमको वो विषय हिंदी पढ़ाती, कभी वो मित्रों की जैसे रहती, पाठशाला समय से आओ गुस्से से कहती। पीटीआई सर प्रार्थना के बाद रोज व्यायाम करवाते, सही से हमारी लाइन लगवाते। जब भी वे हमें कोई पाठ पढ़ाते, उसका एक प्रश्न उत्तर याद कराते। वे हमको कहते, नहीं आनी चाहिए क्लास में एक भी आवाज, समझ जाओ बच्चों गुस्सा आ रखा है मुझे आज। अच्छी वो कहानियां सुनाती, फालतू समय में वो गाना गाते। जी धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। तो मैं अब इसी के साथ आपसे मिलता हर समस्या का निवारण है, आपसे मिलता हर समस्या का निवारण है। स्वागत करते हैं आपका, आप हमारी प्रेरणा का कारण है, आप हमारी प्रेरणा का कारण है। तो इसी के साथ मैं आज के मुख्य अतिथि श्री गौरी शंकर वैश्य विनम्र जी, वरिष्ठ बाल साहित्यकार, लखनऊ उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। सर, क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। सभी को सादर नमन। और मुझे इस अवसर पर बोलने का, इस मंच पर बोलने का आज शुभ अवसर मिल रहा है। मैं इसके लिए आप सभी का बहुत अभिभूत हूँ। आदरणीय उदय किरोला जी इस मंच के, इस बाल प्रहरी जो संस्था है, इसके वो प्राण तत्व हैं। वो उन्होंने जो है इतने वर्षों से चला रहे हैं, इतने दिनों चला रहे हैं कि हम एक सहस्त्र की ओर, कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं। यही एक सफलता का एक रहस्य है कि इनके परिणाम, इनके जो श्रम है, इनका परिणाम सफल हो रहा है। और इसके विषय में कहने के लिए तो बहुत कुछ लगता है कि वो इतने कर्मठ हैं कि बराबर हर एक को जोड़ रहे हैं। उनके जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें से पूरे देश के लोग जुड़ रहे हैं। और यहाँ से ये ऐसी कार्यशाला है, एक शैक्षिक पटल है जिस पर कि सदैव ज्ञान प्राप्त होता रहता है। सभी बालक जो है या प्रौढ़ तक को अवसर मिलता है कि अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दें, जिससे कि सारे देश में इस चीज़ का जो है डंका बज रहा है कि ये ऐसा कार्यक्रम है, ऐसा पटल है कि जिस पर जिसको अवसर मिलता है वो निश्चित रूप से बहुत ही सौभाग्यशाली है। मैं भी बहुत अभिभूत हूँ। आप 2 पत्रिकाएं निकाल रहे हैं, विज्ञान बुलेटिन और बाल प्रहरी। इस विषय में कहना चाहूँगा कि जो भी नवोदित हैं, जो भी इस मंच पर
छात्र छात्राएं हैं जो इस पर आ रही हैं, उनको पढ़ करके ये समझना सीखना चाहिए कि कोई भी वरिष्ठ या कोई भी जो है साहित्यकार, बाल साहित्यकार कि किस प्रकार से अपनी रचना का सृजन करता है, चाहे कविता हो या कहानी हो या चित्रकला हो। उसमें जो आप में अभिरुचि है उसमें आप पूर्ण जो है योग्यता प्राप्त करें, उसमें आप साधना करें, जिससे कि वो आपको जो है सिद्ध हो जाए और आप किस तरह से कर सकते हैं। अभी यशस्वी जी इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं। मैं तो इतना गौरवान्वित हूँ कि वो जो है मेरी नातिन है और वो मुझको इस तरह से जो है प्रस्तुत कर रही हैं कि मैं इससे ज्यादा और क्या भाग्य हो सकता है कि जो अपने से बड़ा बेटा हो या पोती नातिन अपने से बड़ा हो जाए, तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति का और हो सकता है। और इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं आदरणीय आकाश सारस्वत जी, डॉक्टर आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी और हमारे मित्र और आत्मीय बंधु श्री श्याम पांडे जी। इसके माध्यम से हम बराबर से जुड़े रहते हैं और उनसे शुभाशीष मिलता है, उनसे सबसे शुभकामनाएं मिलती हैं और बहुत ही अच्छे संदेश मिलते हैं। जो भी इस पटल से जुड़े हैं उनको चाहिए कि इन पत्रिकाओं की ग्राहकता लें, जिससे उनको बराबर इससे जुड़ाव बना रहे कि किस तरह से लोग रचना करते हैं। अभी कुछ बेटियों ने और कुछ पुत्रों ने ये रचनाएं प्रस्तुत की, उनकी सबकी समीक्षा मैं नहीं कर रहा हूँ। कुछ कविता और कुछ कहानी प्रस्तुत किया, बाल कहानी प्रस्तुत किया। ये बहुत ही उनका उद्योग जो है बहुत ही सफल है। बहुत ही अच्छी बात है कि इस पटल पर उन्हें अवसर मिल रहा है। ये पटल निश्चित रूप से अग्रणी है और सभी को आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है। इसमें किसी आयु वर्ग का कोई भी भेद नहीं है, कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, सभी को समान मंच मिल रहा है। ये उसकी प्रतिभा बच्चों की प्रतिभा निखारने का बहुत ही अच्छा पटल है। मैं समझता हूँ एक प्रयोगशाला है। और जिस तरह से अभी मित्र होते हैं, कोई पर्यावरण मित्र होता है, कोई जल मित्र होता है, तो मैं तो बहुत ही गदगद होकर के भाई उदय किरोला जी को बाल मित्र कहना चाहता हूँ। वो बाल मित्र हैं और पूरे अगर उनको ये संज्ञा मिल जाती है तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है। मैं उन्हें बाल मित्र पुकारना चाहता हूँ, बाल मित्र कहता हूँ। उन्होंने जो भी श्रम किया है इस पटल पर प्रस्तुत करने के लिए, वो बिल्कुल जो है शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और बात रही अभी हमारे मित्र उदय किरोला जी ने बात कही थी कि आकाशवाणी में किस तरह से प्रस्तुत की जाती है, तो सर्वप्रथम तो यह है कि थोड़ा सा समय ले रहा हूँ इस तरह से कि जो हमारे नवोदित हैं वो जो है रचना को सोचे कि हम क्या अच्छा ले सकते हैं। हर कोई हर विधा में पारंगत नहीं हो सकता। निश्चित रूप से कोई कहानी विधा किसी को प्रिय है, किसी को नाटक प्रिय है और किसी को कविता प्रिय है, किसी को चित्रकला प्रिय है। तो इस प्रकार से हमको स्वयं इस चीज को देखना है कि हमें किसमें अधिक अभिरुचि आ रही है। बहुत ही सारे क्षेत्र हैं। ये जो साहित्यिक पटल है, इस तरह से इन विधाओं का नाम लिया गया और बाकी और भी अभिरुचियां होती हैं जिससे जुड़ी होती है, जैसे स्विमिंग है, निशानेबाजी है या कुछ भी है, इसमें हो सकता है। तो आप साहित्यिक पटल भरें, इसलिए वही बात की जा रही है कि जैसे एक बेटी ने अभी कहानी पढ़ा तो उसमें वो प्रवाह को साध नहीं पाई। वो बीच में जहाँ पर अल्प विराम होना चाहिए वहाँ अल्प विराम होना चाहिए। जो उसका वाचन है उस तरह से पूरा सिद्ध तरीके से होना चाहिए। किसी से पूछे, किसी वरिष्ठ से जानकारी कर। ऐसे ही कविता में है। कविता में तुक, लय, ताल और शब्द इनका बहुत ही महत्व है। जैसे भी हम कोई कविता रचना चाहते हैं तो हम पहले उसकी भावभूमि बना लें कि हम ये कविता इतनी पंक्तियों तक की हम कर सकते हैं, इसमें ये लय हो कि ये इसमें भाव होगा, ये इसका शिल्प हो। शिल्प मतलब जो है शब्द और भाषा। इस तरह से पहले से हम उसको ढूंढ के चयन कर लें। शब्दों की कमी नहीं है। आपका जितना अध्ययन होगा उससे ज्यादा आपका शब्द कोश बढ़ेगा, शब्द की सीमा बढ़ेगी, उतना ही आपको ज्ञान मिलेगा और इससे प्रौढ़ता आएगी रचनाओं में। तो मैं यही अनुभव करता हूँ कि किसी को भले गुरु न बनावें, लेकिन आपको जो प्रौढ़ आपके साथ में हैं उनसे सहायता अवश्य लें, तभी रचना को आप परिष्कृत और जो है प्रभावी बना सकते हैं। तो मैं शायद बहुत कुछ कह गया और कुछ ज्यादा कहने की बात नहीं है। मैं समझता हूँ, मैं यही संप्रेषित करता हूँ
कि आप पत्र पत्रिकाओं को में पढ़ें। अब पत्रों में जो साधारण वास्तव में पत्र हैं उसमें तो स्थान बहुत कम मिल रहा है, बच्चों को कोई भी साहित्य को स्थान ज्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन जो पत्रिकाएं हैं वो भी निर्माण कर रही हैं। बहुत सी बाल पत्रिकाएं हैं, सम्मानित पत्रिकाएं हैं, तो उसमें जिस तरह से और चीजें हम खरीदते हैं, गृह उपयोगी और भी चीजें होती हैं, उसमें खर्च करते हैं, तो हम अभिभावक से ये निवेदन करना चाहते हैं कि वो बच्चों के लिए अच्छी पत्रिकाओं का भी प्रति महीने कम से कम जो है 2-4 तो उसको क्रय करें, वार्षिक ग्राहक बने, जिससे कि वो बच्चे अपनी स्थिति को देख सकें कि कैसे हमारे वरिष्ठ लोग, हमारे जो प्रौढ़ पूर्व रचनाकार है, किस तरह से लिखा है, किस तरह से लिखा जा रहा है, और हम कितना उसमें सुधार कर सकते हैं और कैसे हम इसको अच्छी पत्रिकाओं में भेज सकते हैं। पत्रिकाओं में इसको भेजना भी आवश्यक है। मैं क्योंकि उससे जुड़ा हुआ हूँ, तो जो अपने बाल रचनाकार हैं, चाहे कहानी या कविता, उसका सृजन करें और फिर समुचित पत्रिकाओं का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी पत्रिकाएं हैं, उस पत्रिकाओं में भेजना भी चाहिए। इस मंच पर तो आपकी बात आवश्यक है, अच्छी बात है, आपको प्रशिक्षण मिल रहा है, आपको सीखने मिल रहा है, आपको प्रेरणा और प्रोत्साहन मिल रहा है, परंतु इसके बाद भी जैसा कि आदरणीय उदय किरोला जी कर रहे हैं, उनकी पत्रिका निकल रही बाल प्रेरी, वो स्थान भी देते हैं सबको। मैं समझ रहा हूँ कि वो स्थान भी दे रहे हैं, हर एक को स्थान देते हैं, छोटे बच्चों का भी छापते हैं। तो ऐसे ही उसी क्रम में जो झिझक है, जो किसी में थोड़ी संकोच है, तो वो भी अपनी कविताएं या कहानियां लिखें और इसके बाद में कम से कम बाल प्रहरी में भेजें, बाल प्रहरी के ग्राहक बने, उसको पढ़ें, तभी उसको पूरी तरह से आपको जो है प्रवीणता आ सकती है, तभी आप उसमें पारंगत हो सकते हैं। ऐसी जो पत्रिकाएं हैं उसमें आप भेज करके पूरे देश में नाम हो सकता है। आजकल कोई अधिक खर्च नहीं होता उसमें, क्योंकि हम ईमेल से भी भेज सकते हैं। आजकल ईमेल है, ईमेल पर हम भेज देते कोई रचना, तो उसका कोई दे नहीं होता, उसमें धीरे धीरे करके आप सब लोग कंप्यूटर और जो है सब टाइप करना जानते हैं, हम लोगों से अधिक जानते हैं, तो मोबाइल पर भेज सकते हैं। ये बहुत ही जो आजकल के अपना संसाधन है, संचार माध्यम है, ये हमारे बहुत ही उपयोगी भी हैं, बहुत उपयोगी हो गए हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए और जो आप रचना करें उसको पहले से आप सोचें कि हम कहाँ से आरंभ करें, इसमें क्या हो सकता है। ये तभी हो सकता है जब आपके सामने कोई आदर्श हो, कोई अच्छी कहानी हो, अच्छी कविता हो, तब आप इसमें निपुण हो सकते हैं। और कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो है, कोई भी रचना है, कोई भी अभिरुचि है, उसका शुरुआत तो शून्य से ही की जाती है। कहीं कोई एकदम से कोई बड़ा नहीं हो जाता। सभी जो लोग लिख रहे हैं, रच रहे हैं, उन्होंने भी कभी आपके ही प्रकार से लिखा होगा, आपकी प्रकार से ही कहा होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए जो पटल है, ये बहुत ही प्रेरक है और बहुत ही आपको ऐसा गौरवान्वित करता है, आपको अवसर दे रहा है। ये बड़े ही भाग्य की बात है। आज हम इसको एक शास्त्र में स्तर तक पहुंच रहे हैं, पटल पहुंच रहे हैं। मैं समझता हूँ कि देश में ऐसा कोई भी ये पटल नहीं है जो इस प्रकार की सतत निरंतर इस तरह से अवसर दे रहा हो और बच्चों को जोड़ रहा हो। मैं तो बहुत ही अभिभूत हूँ। आज मुझे इस मुख्य अतिथि बना करके कुछ बोलने का अवसर दिया। बोलता तो मैं पहले भी हूँ, लेकिन आज कुछ विशेष अवसर था, तो इसलिए मैंने उसके जुड़ी हुई बातें, इस पटल से, इस मंच से जुड़ी हुई बातें आपके सम्मुख में रखा और अपनी बात बताई जितना हो सकता है। आप आकाशवाणी भी जा सकते हैं, दूरदर्शन भी जा सकते हैं। यहाँ पर कोई प्रकार का कोई रोक नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई आय बंधन नहीं है। बस ये अवश्य है कि रचनाएं आपकी जो है परिपक्व होनी चाहिए, उसमें जो है जो बात कहें आप पूर्ण हो और संदेश हो उसमें। तो ये रचना का ही, प्रत्येक रचना का ये अभीष्ट होता है कि उसमें हमेशा सुसंदेश छिपा हो, अच्छे के लिए हो। मैं समझता बहुत अधिक बोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी सर, आपकी प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक और बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हम आपकी प्रेरणादायक बातों से हमें बहुत ही प्रेरणा मिली। तो मैं इसी के साथ मेरे अगले प्रतिभागी, मेरे बड़े भैया अभय खेतवाल भैया का साथ राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या भैया आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका हार्दिक स्वागत एवं सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरे मोबाइल का कैमरा खराब होने के कारण मैं अपना कैमरा खोलने में असमर्थ हूँ।
माँ शारदा को नमन करते हुए। मेरा नाम अभय खेतवाल है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली है। मेरे जिले का नाम बागेश्वर है। मैं आपको 2 चुटकुले प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर इसमें मुझसे कुछ भी त्रुटि हो तो मैं क्षमा याची हूँ। तो मेरा पहला चुटकुला कुछ इस प्रकार है। एक परिवार में 4 बहनें थी। उसमें पहली का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी, चौथी का नाम था मरी और 5वीं का नाम था भूतनी। तो एक दिन भूतनी को देखने लड़के वाले आते हैं। तो उनकी जो माँ, उन 5 की जो माँ होती है, जो उनकी माँ होती है वो लड़के वालों को पूछती है कि आप कुर्सी पर बैठेंगे या चटाई पर। तो मेहमान बोलते हैं कि हम कुर्सी पर बैठेंगे। तो उनकी माँ बोलती है टूटी कुर्सी लेकर आओ। तो मेहमान बोलते हैं नहीं नहीं हम चटाई पर बैठेंगे। तो उसकी मम्मी बोलती है फटी चटाई लेकर आओ। तो फिर मेहमान बोलते हैं कोई नहीं हम जमीन पर बैठ जाएंगे। तो फिर उनकी मम्मी पूछती है कि आप चाय पियेंगे या दूध। तो मेहमान बोलते हैं कि हम चाय पियेंगे। तो उनकी मम्मी बोलती है कि बेटे नहीं नहीं हम दूध पी लेंगे। तो मम्मी बोलती है मरी भैंस का दूध लेके आओ। तो मेहमान बोलते हैं नहीं हम यहाँ लड़की देख आए हैं हमें लड़की दिखाओ। तो उनकी मम्मी बोलती है दीदी को लेकर आओ। लड़के वाले बेहोश हो जाते हैं। इसी प्रकार मेरा दूसरा चुटकुला है। एक कमरे में 5 दोस्त रहते थे। उन पांचों का नाम था पागल, बेवकूफ, दिमाग, कोई नहीं और किसी। एक दिन जो है कोई नहीं किसी को मार देते हैं। उस वक्त बेवकूफ बाथरूम में नहा रहा होता है और जो दिमाग होता है वो बाहर घूमने गया होता है। जो पागल है वो पुलिस वाले को फोन करते हैं और बोलते हैं कि सर कोई नहीं ने किसी को मार दिया है। तो पुलिस वाला बोलता है ये क्या बोल रहे हो तुम पागल हो क्या। तो पागल बोलते हैं हाँ सर मैं पागल हूँ। तो फिर पुलिस वाला बोलता है तुम बेवकूफ हो क्या। तो फिर पागल बोलता है नहीं सर मैं बेवकूफ नहीं हूँ, बेवकूफ तो बाथरूम में नहा रहा है। तो फिर पुलिस वाला बोलता है तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या। तो जो पागल होता है वो बोलता है कि दिमाग तो घूमने गया है और पुलिस वाला बेहोश हो जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। तो मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी मेरी ही बहन खुशी भंडारी कक्षा 5 गाइडलाइन पब्लिक स्कूल कंगोली हार पिथौरागढ़ से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? खुशी भंडारी बहन क्या आप उपस्थित है? लगता है वह किसी कारणवश हमसे जुड़ नहीं पाई। तो मैं इसी के साथ मेरी अगले प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन अपेक्षा राज दीदी कक्षा 7 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा हाट अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित है? अपेक्षा दीदी आप उपस्थित? जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी, आप सभी लोगों को मेरा नाम राज है। मैं कक्षा 7 से छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं स्कूल द्वारा है। जैसा कि आज आप सभी लोगों को मालूम है कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मेरी आज की विधा है कविता। तो मेरी कविता का शीर्षक है श्याम एक किसान और मेरी कविता के लेखक हैं सर दयाल सक्सेना। जी, तो अब मैं आप सभी के सामने अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है चादर सी पास ही बहक रही है जंगल की बेटी। धिकार दूर में सिमटा बैठा भेड़ों के गले का बैठा है भेड़ सा। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने सुनते हो हुआ उठा सूरज डूबा अंधेरा छा गया। धन्यवाद। शुभ रात्रि।
जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत। आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। तो मैं इसी के साथ आज मेरी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन संगीता चौधरी ही दीदी, कक्षा 6, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवालों की डाडी, राजस्थान से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सभी को मेरा प्रणाम। मैं संगीता चौधरी, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवालों की ढाणी, मांगले की बेरी, जिला बाड़मेर, राजस्थान। आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला में 2 मुहावरे प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा पहला मुहावरा 9 2 11 होना भाग जाना। वाक्य में प्रयोग पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। मेरा दूसरा मुहावरा 1 और 1 11 होना संगठन में शक्ति। वाक्य में प्रयोग फुटबॉल का मैच जीतने के लिए सभी खिलाड़ियों को 1 और 1 11 होना पड़ता है। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। तो मैं इसी के साथ मेरी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन पावनी खेतवाल, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित है? जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम पावनी खेताल है। मैं कक्षा 8 में छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली है और मैं आपके सामने एक सरचित कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ और वह कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक मेढक था। वह एक कुएं के अंदर रहता था और वो सोचता था कि मैंने मतलब जितना भी संसार है, वो बोलता था मेरे संसार का सारा चप्पा चप्पा याद पता है। तो वो ऐसे कुएं में रहता था क्योंकि कुएं से वो कभी बाहर आया भी नहीं था। एक बार वो कुएं में बहुत ज्यादा पानी भर जाए, इसके कारण जो मेढक होता है वो बाहर आ जाता है। तो वहाँ मेढक देखता है कि बाहर, तो वो सोचता है बाहर जब आता है तो कहता है कि संसार तो ये है, मैं तो तब तक कुएं के अंदर रहता था। तो फिर वह आगे बढ़ता है तो वहाँ वो देखता है कि उसको उसी के जैसे दिखने वाला एक मेढक होता है जो उसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जो मेढक होता है वह घूमने के लिए जाते हैं। एक दिन दोनों घूमने के लिए जाते हैं। अब क्या होता है, उन दोनों को बहुत भूख लगने लगती है लेकिन वहाँ पे कुछ खाने को मिलता नहीं। तो जो दूसरा मेढक था उसका भूख के मारे एकदम बेहाल, एकदम बहुत जोर से भूख लगी है उसे, मतलब ऐसे ही होता है। तो उसके बाद वह देखता है कि उसके बाद उसका जो दूसरा दोस्त है वो जिसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी वो बेहोश हो जाता है। तो दूसरा जो मेढक होता है खाना ढूंढने के लिए जाता है। वो सोचता है कि भूख तो मुझे भी लगी लेकिन मेरे को अपने से पहले अपने दोस्त की मदद करनी है। तो अब वो खाना ढूंढता है, उसे कैसे भी करके खाना मिलता है तो वो अपने दोस्त को खिलाता है। जिसके बाद वो दोनों, अब थोड़ी देर के बाद जो लड़का जो मेढक बेहोश हुआ था तो वहाँ उठ जाता है, मतलब उठ जाता, खाना खा के थोड़ा आराम मिलता है। फिर वो बोलता है दूसरा मेढक होता है, भूख तो तुम्हें भी लगी थी, तुमने खाना खाया? तो वो बोलता है मैंने खाना नहीं खाया। तो वो दोनों मिलकर दूसरे के लिए खाना ढूंढने लगते हैं। तो ऐसे घर का खाना मिल जाता है और वो एक दूसरे को खिलाते हैं और खुशी से रहते हैं। और धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। तो मैं इसी के साथ मेरी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन कुमारी ईशानी पंत, कक्षा 4, गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोली हाट पिथौरागढ़ से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? मेरा नाम ईशानी पंत है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोली हाट है। मैं आज आपको एक भजन सुनाने वाली हूँ जो इस प्रकार है। ओ माँ, दुनिया तरस को चली, जोत से जोते चली। ओ माँ, दुनिया तरस को चली, जोत से जोते चली। गुफा के अंदर
जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। तो मैं इसी के साथ मेरी ये अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन ओजस्वी कक्षा 7 सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज यहाँ पे अभिव्यक्ति कार्यशाला चल रही है, तो आज की इस कार्यशाला में मैं आप सभी के सामने एक पेड़ की आत्मकथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पेड़ों के बिना सभी प्राणियों का जीना मुश्किल होता है। उसी तरह मैं एक हरा भरा पेड़ हूँ। मैं लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाता हूँ, जिसके बिना जीव जंतु और मनुष्य जी नहीं सकते। मेरी छाया के नीचे लोग गर्मियों के समय बैठते हैं और मैं उनकी थकान दूर कर देता हूँ। मेरा जीवन वास्तव में अद्वितीय है। मैंने अनगिनत ऋतुओं को देखा है और उन्हें अपने वृक्ष शरीर के माध्यम से ग्रहण किया है। मुझे खुशी होती है कि मैं पक्षियों को अपनी शाखाओं पर घर दे सकता हूँ और उन्हें अपनी चादर में सुरक्षा भी दे सकता हूँ। मैं उनका विश्राम स्थल और पुष्टि करता हूँ। मेरा उद्देश्य मानव समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं ऑक्सीजन प्रदान करता हूँ, जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। मेरे वृक्ष शरीर ने कई सालों तक काष्ठ संचय किया है, जिससे घर बनाने और ऊष्मा के उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है। और मेरे लहलहाते पत्तों को हवा से मनुष्य को बहुत ही सुकून मिलता है। मैं प्रकृति और पर्यावरण को संतुलित रखता हूँ। मैं मनुष्य को फल, छाया, लकड़ी और औषधि देता हूँ, लेकिन मुझे भय रहता है कि कोई मुझे काट ना दे। पशु मेरे पत्तों को खाते हैं। मुझे हमेशा यह डर सताता है कि कोई मुझे नुकसान न पहुंचे। यह डर तभी तक था जब तक मैं सिर्फ एक पौधा था। मैंने वर्षों तक ओक के रूप में संसार को सजाया है और वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रदान की है। अब मैं वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से मानवता की सेवा कर रहा हूँ। जिस तरीके से मेरे मित्र वृक्षों को हर दिन काटा जा रहा है, मुझे भी कटने का डर रहता है। मैं हूं तो वर्षा होती है। अगर मुझे और मेरे साथी वृक्षों को ऐसे ही काटा गया तो वह दिन दूर नहीं है कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। वृक्षों को काटने से प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग होती है और इस टाइप की कई सारी समस्याएं आती हैं। जैसे आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऑक्सीजन लेवल एटमॉस्फेयर में कम हो रहा है और हमारी धरती का तापमान 4 डिग्री बढ़ गया है। वैसे तो 4 डिग्री आप लोग के लिए आम बात होगी, लेकिन 4 डिग्री हमारी पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ा है, जो आम बात नहीं है। उसकी वजह से आज कई जंगलों में अपने आप ही आग लग जा रही है। अपने आप आग लग जा रही है क्योंकि वहां पे अत्यंत गर्मी होती है। हम वृक्षों को दिन प्रतिदिन काटने के कारण वर्षा जैसे ही कम हो रही है, वैसे ही हमारी पृथ्वी का तापमान अगले कुछ सालों में और बढ़ेगा, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। लेकिन आधुनिक विकास के कारण लोगों के मेरे महत्व को अनदेखा कर दिया है। वनस्पति नष्टीकरण, जंगलों की कटाई और वातावरणीय प्रदूषण ने मेरे जीवन को ध्वस्त कर दिया है। मेरे बचाव और पुनर्जीवित करने के लिए लोगों को संयमित होना और पेड़ों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने की आवश्यकता है। अब मैं वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से मानवता की सेवा कर रहा हूँ। मेरे रूप में जीवन यापन करने पर मुझे गर्व है। मैं संसार की आशा और प्रकृति का संरक्षक हूँ। मेरे साथ मिलकर वृक्षारोपण का समर्थन करें और हर एक पेड़ को बचाने का संकल्प लें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार एवं सुंदर रही। तो मैं इसी के साथ
दीपमाला है स्वागत में जल उठी, दीपमाला है स्वागत में जल उठी, इत्र से सुगंधित हवाएं चल उठी, इत्र से सुगंधित हवाएं चल उठी। कर रही है स्वागत ये फिजाएं भी आपका, कर रही है स्वागत ये फिजाएं भी आपका। हाँ, हृदय की गहराइयों से स्वागत है आपका आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर का। तो मैं आज आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय शशि। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल त्रुटिहीन संचालन, और आप पहले भी कई बार संचालन कर चुकी हैं। हर संचालन में आपके एक नया निखार आ रहा है। और आज तो आपके नाना जी भी मंच पर मुख्य अतिथि हैं, अत्यंत गौरव की बात है। नाना जी और उनकी 2 पोतियां हैं, और दोनों नातिने हैं। नातिने इतनी सुंदर प्रस्तुतियां दे रही हैं कि नाना जी बहुत ही मंत्रमुग्ध दिख रहे हैं, प्रसन्न दिख रहे हैं। मैं बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, नाना जी को हार्दिक बधाई देता हूँ कि आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए। और अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी मन पसंद विधा में अभिव्यक्ति दें। शशि जी। जी सर, आपका सादर आभार। तो जैसा कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है और मैंने अपना परिचय दे चुका है, फिर भी मैं एक बार देती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं आज आप सभी के समक्ष अपनी अभिव्यक्ति की एक विधा शिक्षक कार्यशाला प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो मैं आज आप सभी को विज्ञान पढ़ाऊंगी। तो हम पढ़ेंगे आज तंत्रिका तंत्र के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। तो आपका तंत्रिका तंत्र आपके शरीर का कमांड सेंटर है। जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती है, मीन्स हमारी जो नर्व्स होती हैं, वो हमारी कमांड सेंटर कहलाती हैं। यह आपके मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं से बना है। या आपका जो वो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाएं जो हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है, हमारी रीढ़ की हड्डी बैकबोन है, वो हमारी नर्व से बनी हुई है। आपका तंत्रिका तंत्र आपके मस्तिष्क और आपके शरीर के अन्य सभी भागों में बीच संदेश या विद्युत संकेत भेजकर काम करता है। मीन्स जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती है, वे हमें मैसेज सेंड करती हैं कि हमें जो है, मीन्स अगर हमारे हाथ पे एक गरम आलू है, वो हमारे हाथ पे रखा है, तो हमारी जो तंत्रिका होंगी, वो जो है हमारे मस्तिष्क को वो मैसेज सेंड करेंगे कि ये बहुत गर्म है, इसे तुरंत छोड़ दो। तो नहीं तो अगर आपकी नर्व सही से काम नहीं करेंगी, तो फिर आपका हाथ रखा रहेगा उसी गरम आलू पे और आपके हाथ भी जल सकते हैं। तो ये संकेत आपको सांस लेने, हिलने, बोलने और देखने के लिए कहते हैं। जैसे कि मीन्स हिलने, बोलने और देखने के लिए ऐसे मीन्स वो हमारे बोलने में मीन्स जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो मेरा मस्तिष्क जो है मुझे मैसेज सेंड कर रहा है कि हाँ तुम्हें अभी ये बोलना है। और हम जब देखते हैं, अगर मुझे नहीं देखना है तो मैं अभी ऐसे आंखें बंद कर सकती हूँ। तो मेरे मस्तिष्क ने मुझे जो है मैसेज सेंड किया, मुझे तक पहुंचाया, सेंसरी नर्व्स ने मुझे मैसेज पहुंचाया कि मुझे ये अभी आंखें बंद कर लेनी है, मुझे अभी रिलैक्स लेना है, अभी मुझे आराम करना है। तो आप जब सोते हैं तो फिर आप आंख बंद करके सोते हैं, तो आपको आपका मस्तिष्क जो है मैसेज भेजता है कि जो है आपको अभी ही लेटना है, सो जाना है आंख बंद करके, आप अभी बहुत थक गए हैं। तो तंत्रिका तंत्र मानव के मस्तिष्क, मेरुजुजु तथा तंत्रिकाओं से मिलकर बना है। जो हमारी तंत्रिकाएं हमारी पूरी शरीर में फैली हुई हैं, वो एक ऐसा नेटवर्क, बड़ा सा नेटवर्क है, वो हमारी पूरे शरीर में है। वो हमारे ब्लड्स, हमारे मीन्स जो खून होता है, वो भी हमें पहुंचाते हैं। और खून पता है आप सभी को कि जो है खून हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन देता है। अगर खून हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं देगा, हाँ, तो फिर हम जो है हमारी डेथ भी हो सकती है।
मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को एक साथ केंद्रीय तंत्रिका के तंत्र कहा जाता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो होता है मीन्स हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसे हम हिंदी में कहते हैं मेरुरज्जु को एक साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। उन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, मतलब सेंट्रल नर्व्स कहा जाता है। बाहरी वातावरण और शरीर के आंतरिक वातावरण का ज्ञान हमें तंत्रिका और तंत्र की मदद से ही होता है। हमारे बाहर का क्या हो रहा है इसकी जानकारी इंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। मीन्स जो हमारी अगर हमें देखना भी है तो हमारा मस्तिष्क हमें मैसेज सेंड करेगा, हमें मैसेज सेंड करेगा कि, और वो मैसेज सेंड कौन करेगा, वो हमारे मैसेज जो होगा वो हमें कौन पहुंचाएगा, हमें देखना है नहीं, हमें अभी देखना नहीं है तो फिर जो है हम आंख बंद कर लेंगे, हमें नहीं देखना है, तो वो मैसेज कौन पहुंचाएगा ब्रेन तक कि हमें अभी नहीं देखना है, आंख तक कौन पहुंचाएगा कि अपनी आंखें बंद कर लो, वो नर्व्स पहुंचाएंगी, तंत्रिकाएं पहुंचाएंगी कि हमें अभी आंख अपनी बंद कर लेनी, हमें नहीं देखना है। तो हमारी ये हमें मदद करते हैं तो ये हमें कैसे मदद करते हैं, हमें हमारे मस्तिष्क तक पहुंचा के हमारी नर्व्स मदद करती हैं, हमारी तंत्रिकाएं। सोचने समझने तथा निर्णय लेने की अधिकांश क्षमताएं मस्तिष्क में ही होती हैं। हमारे जो हम जब सोचते हैं, हम जब कुछ करते हैं सोचने समझते हैं, जैसे हम कोई हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, परीक्षाएं आ रही हैं, तो फिर मीन्स हमें कोई चीज लर्न करनी, जैसे हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, विज्ञान में हमें ये याद करना है कि हाँ ये तंत्रिका तंत्र ये होती है, तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तक हमें पहुंचाती है हमारे मैसेजेस को, हमें ये लर्न करना है। तो वो हमें लर्न करने में हमारी कौन मदद करेगा, वो हमारी मदद करेगा मस्तिष्क हमारी मदद करेगा कि जो है हमको ये याद करना है, हमें जैसे विज्ञान पढ़ रहे हैं, विज्ञान में है तंत्रिका तंत्र हमें यहाँ तक मैसेज पहुंचाती है, हमें आंखें बंद करनी है, ऐसे हम जो है हमारा मस्तिष्क जो होगा वो हमें जो है मैसेज सेंड करेगा। तो हमारा मस्तिष्क जो होता है वो हमें सोचने समझने इन सब चीजों में हमारी मदद करता है। ध्वनि से संबंधित सूचनाओं को कान ग्रहण करते हैं। जो हमारे कान होते हैं उसको भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, पर अभी हम तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हैं, अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम उसे पढ़ेंगे। तो फिर तंत्रिका तंत्र जो हमारे कान होते हैं, कानों में भी एक नर्व्स होती हैं, हमारी तंत्रिकाएं होती हैं, वो भी जो हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं। तो वो ब्रेन हमारा, हम जब सुन रहे होते हैं किसी को, तो वो हमारी जो नर्व्स होती है वही मैसेज सेंड हमारे ब्रेन को करती है कि हाँ ये हमें ये बोल रहे हैं, हमारे टीचर हमें यह समझा रहे हैं, हम उसको याद करेंगे। तो यह हमारा मस्तिष्क हमें समझा रहा है, हमें बता रहा है कि हाँ ये बोला जा रहा है। वो कौन सुनता कान है पर समझता हमारा मस्तिष्क है। तो जैसा कि आज हमने तंत्रिका तंत्र पढ़ा, तो फिर मैं आप सभी का होमवर्क है कि आप तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़कर आए और तंत्रिका तंत्र के बारे में और जानकारियां पढ़कर आए, और जो है मस्तिष्क के बारे में 5 अमेजिंग फैक्ट लर्न करके आए। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति आपने तंत्रिका तंत्र के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में बताया कि कैसे हमारा पूरे शरीर जो है तंत्रिका तंत्र से संचालित होता है, और तंत्रिका तंत्र जब काम नहीं करते हैं तो शरीर का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, इसे लकवा मारना कहते हैं। बहुत सुंदर आपने शिक्षण किया और कान का उदाहरण देकर बताया कि हम कोई चीज सुनते हैं, सुनकर उस पर एक्ट करते हैं, स्पर्श करते हैं, एक्ट करते हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उस हिसाब से देखना, सुनना, छूना, स्वाद, ये सब हमारे तंत्रिका तंत्र से जुड़े हुए हैं। नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत ही सहज सरल तरीके से समझाया। सॉरी, मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुत के लिए। और ये शिक्षण कार्यशाला एक कठिन कार्यशालाओं में से एक है, जिसे आपने अपनी स्वेच्छा से चुन करके हमारे सामने प्रस्तुत किया, बड़ी तैयारी के साथ प्रस्तुत किया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे इस व्यक्ति कार्यशाला का दूसरा चरण है, और इस कार्यक्रम में और
आज की कार्यशाला में कुल 18 बच्चों को प्रतिभाग करना, ज्यादातर बच्चे जुड़े और एक से एक शानदार प्रस्तुतियां, भजन सुनने को मिला, फिर राख की रस्सी कहानी सुनने को मिली, भगवान राम की स्तुति बड़े अच्छे शब्दों में सुनाई, फिर सुरचित कविता पर्यावरण पर सुनने को मिली, एक बच्चे ने सुनाई, पाठ्य पुस्तक की कविता, फिर देशभक्ति गीत, फिर सुरचित कविता जो कि क्लास टीचर पर आधारित थी, चुटकुले सुनने को मिले, 2 चुटकुले, लेकिन चुटकुलों में ध्यान रखें कि स्वस्थ हों, छोटे हों और हंसने हंसाने वाले हों। उसमें किसी का नाम बेवकूफ है, किसी का लापरवाह है, ये सब चीजें न लाए इसमें। और पाठ्य पुस्तक की कविता फिर एक बच्चे ने सुनाई, 2 मुहावरे सुनाए और दोनों का वाक्य में प्रयोग करके बताया। 9 2 11 हो जाना, 1 और 1 मिलकर के 11 हो जाते हैं। सुरक्षित कहानी मेढक की सुनाई, कुएं का मेढक और कैसे बाहर आता है, कैसे वो महसूस करता है, बहुत सुंदर। और फिर ढोल बजाकर भजन सुनाया गया और पेड़ की आत्मकथा सुनने को मिली जो कि मुग्ध कर देने वाली थी। बहुत अच्छी आत्मकथा पेड़ की प्रस्तुत की गई। तो इस तरह से एक से एक सुंदर प्रस्तुतियां रही, शानदार प्रस्तुतियां रही, अलग अलग प्रस्तुतियां रही। सारे बच्चों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और अभिव्यक्ति कार्यशाला इस मंच की सरलतम कार्यशालाओं में से एक है। बच्चों को पूरी आजादी है, मनपसंद विधा का चयन करें, चाहे दोहा सुनाएं, श्लोक सुनाएं, चुटकुले सुनाएं, मुहावरे सुनाएं, कहानी सुनाएं। अब सुरक्षित कहानी, सुरक्षित कविता, इन सब में रचनात्मकता, ये खुशबू आती और बच्चों ने वो चीजें यहाँ पर दिखाई, सुनाई, प्रस्तुत की। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री अहम कुमार जी कर रहे हैं, जो कक्षा 9 के छात्र हैं, बड़वानी मध्य प्रदेश से। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उसके बाद अपनी प्रस्तुति देंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी अदिति श्रीवास्तव, जो कक्षा 9 के छात्र हैं, जम्मू मिट्टी उत्तर प्रदेश। और अदिति जी ने अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया और यह भी बताया कि वो 19वीं बार विशिष्ट अतिथि बन रहे। बहुत ही प्रतिभाशाली है अतिथि जी। और उन्होंने एक भजन सुनाया जो कि शंकर जी और पार्वती के बीच का, पार्वती जी के बीच का संवाद। पार्वती जी जिद पर अड़ जाती हैं कि शंकर जी से कहती हैं मुझे सोने का महल बनवा के दे दी। शंकर जी और पार्वती के बीच का संवाद बड़ा रोचक ने अपन लिए हुए है, उसको बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। मैं अदिति जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि संवाद तो संवादी होते हैं और वो जवाब सुनिए तभी उनकी तब अधिक रोचक लगते हैं। अगर कोई उसको बताए तो बताने में वो चीज नहीं आ पाती। बहुत बहुत हार्दिक बधाई अदिति जी को। आज के हमारे मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री गौरीशंकर वैश्य विनम्र जी, जो कि हिंदी भाषा के बड़े कवि हैं, वरिष्ठ कवि हैं और कहानीकार, साहित्यकार, लेखक, सभी विधाओं में आप उनकी कोई भी पत्रिका उठा लीजिए, उनकी रचनाएं आपको मिल जाए। पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं मिलती रहती। और मेरी मुलाकात आदरणीय विनम्र जी से जब मैं सोहनलाल द्विवेदीवाल कविता सम्मान लेने उत्तर प्रदेश जिस संस्थान गया, तो समारोह में वो भी उपस्थित। समारोह खत्म हुआ तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए और मुलाकात की। हम दोनों की मुलाकात हुई उस समय, और तब से तो आभासी मुलाकात हुई ही रही। उनके विनम्रता पूर्ण व्यवहार ने मुझे बहुत प्रभावित किया और ये उन्होंने जो विनम्र का उपनाम रखा है वो सार्थक दिखाई देता है। उन्होंने केरोला जी के प्रयासों की सराहना की और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि कार्यशालाएं पूरे देश को जोड़ रही हैं। इस पटल का डंका भारत के कोने कोने में बज रहा है
बाल पहरी और ज्ञान विज्ञान बुलेटिन, 2 पत्रिकाएं जो आदरणीय अरोड़ा जी के संपादन में निकल रही हैं, बच्चों को उन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। उसमें कविताएं हैं, कहानियां हैं, जोक्स हैं, चुटकुले हैं, बाल पहरी में सब कुछ है। और ये कार्यशालाओं को आदरणीय वीरेंद्र जी ने बताया कि ये प्रयोगशाला भी करें। इस बात को खुले मन से स्वीकार किया कि वे इन कार्यशालाओं में मुख्य अतिथि बन करके अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बच्चों से अनुरोध किया कि वे नए-नए शब्द सीखें और अपना शब्द भंडार बनाएं, बढ़ाएं और दूरदर्शन और आकाशवाणी में तो जाएं, कविताएं लिखें, कहानियां लिखें, प्रस्तुत करें, वहां जाएं, जाकर के अनुरोध करें। निश्चित रूप से कविताएं प्रसारित होगी। मेरी भी एक कहानी, धरती ने मनाया राखी का त्योहार, जो कि आकाशवाणी अहमदाबाद और बड़ौदा से 10 तारीख को 10 अगस्त को सुबह 10 बजे प्रसारित हो रही है। वो हमने आकाशवाणी अहमदाबाद में जाकर के उसकी रिकॉर्डिंग करवाई थी और 10 अगस्त को 19 को राखी है और 10 अगस्त को सुबह 10 बजे वो प्रसारित हो रही है। और मेरा पहला अनुभव था आकाशवाणी जाने का। मैं वहां गया, मिल करके हमने बताया कि मैं रचनाकार हूँ, किताबें 1-2 प्रस्तुत की और उन्होंने फिर समय आने पर मुझे आमंत्रित किया और मेरी कहानी उन्होंने रिकॉर्ड की। कविताएं ले गया था लेकिन कहानी मेरी तैयार थी, पहले कहानी की बात हुई थी, इसलिए कहानी ही उन्होंने स्वीकार की। आगे कविताएं भी आएंगी, लेकिन आप अगर जुड़ते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहिए, चाहते रहिए, पता करते रहिए। जैसे आप पत्रिकाएं आपके यहाँ आ रही हैं, पत्रिकाओं में रचनाएं भेजते रहिए, ईमेल से भेज दीजिए रचना। आजकल सबके पास ईमेल। संपादक हमेशा अच्छी रचनाओं का स्वागत करते हैं बच्चों। कोई भी पत्रिका रचना अगर अच्छी है तो जरूर छपेगी। और हर पत्रिका में ये होता है कि पुराने रचनाकार तो छपते हैं, हमेशा कुछ नए-नए रचनाकारों को भी अवसर दिया जाता है। तो आदरणीय गौरीशंकर वैश्यनाथ जी जो हमारे मुख्य अतिथि थे, उनके प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की भरपूर प्रशंसा की, संचालन की सराहना की, अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, अपना प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। हम उनके प्रति बाल पहरी मंच की ओर से बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से हमारा मनोबल बढ़ा। आज भी वो जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि बाल पहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों की समझ में, बच्चों के संस्कार में, बच्चों के चरित्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। चित्र निर्माण हो रहा है, बच्चों अच्छे राह की ओर जा रहे और रचनात्मकता या क्रिएटिविटी बच्चों की बढ़ रही है। ये कार्यशालाएं सर्वोत्तम कार्यशालाओं में से एक है और बच्चे जो यहाँ इससे जुड़े हुए इन कार्यशालाओं से, वे अपने विद्यालय ही नहीं, अपने जिले में, प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर एक से एक अच्छी प्रस्तुतियां दे रहे हैं और पुरस्कृत हो रहे हैं। आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात को व्यंग्यात्मक रेखांकित करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं, बल देते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, पुस्तकालय जाकर के पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें भी देखनी है, पत्रिकाएं पढ़नी है, जनरल नॉलेज की चीजें लानी है, सामान्य ज्ञान की, और महापुरुषों की जीवनी मिल जाए तो उसे जरूर लानी है और उसे पढ़कर अगर उसमें से अच्छी बातें, 1-2 बातें भी अपने जीवन में उतार ली तो हम महसूस करेंगे कि हम बहुत आगे निकल गए। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। उनकी सुंदर, रोचक और उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते रहते हैं। हम सब भी प्रतीक्षा करते रहे। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। और
लेकिन एक आदरणीय नेगी जी की टिप्पणी आ गई और मेरे लिए मेरा मन गदगद हुआ। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और ये बात मैं हमेशा अपने उद्बोधन में कहता हूँ कि आदरणीय डॉक्टर नेगी जी का जो आशीर्वचन है उसको सभी को रुक करके सुनना चाहिए, बच्चों को, बड़ों को, सभी को, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण आपको मिलेगा, महत्वपूर्ण विश्लेषण मिलेगा जो बड़ा लाभदायक होगा, याद करने लायक होगा, आपको नई सीख दे जाए। मैं आदरणीय डॉक्टर नेगी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय ललित तिवारी जालंधर पंजाब से, आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीना पिथौरागढ़ से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू मिठी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय सविता वैश्य मैडम गौरीगंज उत्तर प्रदेश से, आदरणीय जगदीश सिंह जी, आदरणीय गीता राज मैडम, आदरणीय ज्योति शाह जी, आदरणीय कैलाश चंद जी, आदरणीय शोभा विश्व मैडम, आदरणीय दिनेश पांडे जी, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम हरियाणा से, फरीदाबाद हरियाणा, आदरणीय डॉक्टर रश्मि पांडा मुखर्जी कलकत्ता से, आदरणीय एकात्मता शर्मा मैडम ग्वालियर से, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। अवसर प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जुड़कर हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चों अभिभावकों का सहयोग है और आज भी बच्चे जिस तरह से प्रस्तुतियां दे रहे थे, निश्चित रूप से उसमें अभिभावकों का सहयोग परिलक्षित हो रहा है। एक बच्चे ने तो वाद्य यंत्र के साथ प्रस्तुति, वैसे बच्चों ने जो सुने, मुहावरे चुने, कहानी सुनी, प्रस्तुतियां दी, निश्चित रूप से उसमें अभिभावकों का सहयोग लिया होगा और अभिभावक अप्रत्यक्ष रूप से अभिभावकों का सहयोग इस तरह मिलता है। एंड्रॉयड फोन है, वाईफाई सुविधा है, एकांत कक्ष है, लैपटॉप है या टैबलेट है, ये सब अगर उपलब्ध हो तो बच्चे कैसे जुड़े? ईमेल है, इंटरनेट है, तो अभिभावक ही वो एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इस मंच से जोड़े, क्योंकि जानते हैं इस मंच से जुड़ने वाले बच्चे का निश्चित रूप से सर्वांगीण विकास हो, उसका नुकसान नहीं होगा, हमेशा उसका विकास ही होगा, उसको कुछ मिलेगा ही, उसके व्यक्तित्व में नई चमक भी आएगी। मैं अभिभावकों को इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में कार्यक्रमों के सुधार आधार बिंदु और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदिवाणी किरोला जी, जो एक के बाद एक नए अनूठे बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने वाले 36 से अधिक विधाओं में कार्यशालाएं करते जा रहे हैं। अंत में 5 दिन तो कार्यशालाएं होती हैं, कभी कभी 6 दिन 7 दिन भी हो जाते हैं, पूरा हफ्ता कार्यशालाओं में गुजर जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन भी होते हैं, लेकिन कम कवि सम्मेलन कम, ज्यादातर बच्चों के कार्यक्रम। और ये बाल प्रहरी बच्चों की पत्रिका है, ये मंच बच्चों का मंच है। किरोला जी के भगीरथ प्रयासों को मैं कोशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सादर प्रणाम करते हुए अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत संचालन कर रही कुमारी शशि जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। शशि जी। जी सर, आपका सादर आभार। हम आपकी प्रेरणादायक बातों से हमें प्रेरणा मिली है और इसी के साथ मैं आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भैया अहम कुमार कक्षा 9 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या भैया आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, तो आपकी आवाज आ रही है। धन्यवाद भैया, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के मंगल चरणों में मैं अहम कुमार बड़वानी मध्य प्रदेश से प्रणाम करता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी है। जैसे कि आज बाल प्रहरी का 971वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य रूप से अभिव्यक्ता को रखा गया है।
मैं इस कार्यशाला के संपादक श्री उदय किरोला जी का आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं डॉक्टर आकाश शाश्वत जी का भी आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यशाला के संरक्षक श्री श्याम पटेल पांडे जी का भी आभार प्रकट करता हूँ और चैट बॉक्स के माध्यम से सुंदर सुंदर टिप्पणियां देने वाले श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी का भी आभार प्रकट करता हूँ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि श्री उदय किरोला जी ने मुझे 5वीं बार अध्यक्षता करने का शुभ अवसर प्रदान किया। आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री गौरी शंकर वैश्य विनम्र जी का भी आभार प्रकट करता हूँ। विशिष्ट अतिथि मेरी बहन अदिति श्रीवास्तव का भी आभार प्रकट करता हूँ और संचालन कर रही मेरी छोटी बहन यशस्वी का भी स्वागत एवं आभार प्रकट करता हूँ। आज की कार्यशाला में 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया और उनकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। और जैसे कि आज हम सभी को पता है कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, उसी के अंतर्गत मैं आपको एक गीत सुनाने जा रहा हूँ जो कुछ इस प्रकार है। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी, रज धाम राधा जी की ओ, रज धाम राधा जी की रजधानी लागे, रजधानी लागे, मने खारो खारो यमुना जी न पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जी न पानी लागे, मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो यमुना जी न पानी लागे, कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे पार मुबारक, कोटिन रूप धरे मन मोहन तरे न पावे पावर, नाम की छबीली ओ, राधा नाम की छबीली राजधानी लागे, पटरानी लागे, मने खारो खारो यमुना जी न पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जी न पानी लागे, ना भावे अब माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, अरे जी भरिया ना भाए अब तो राधा नाम मला, विष भानु की लली तो ओ, विष भानु की लली तो, गुड़धानी लागे गुड़धानी लागे, मने कारो कारो यमुना जी न पानी लागे, मने कारो कारो यमुना जी न पानी लागे। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ एवं धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भैया, आपका गीत बहुत ही सुंदर था और अब मैं इसी के साथ आगे ये बढ़ते हुए आज के छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं मेरी बड़ी बहन रेनू ओझा कक्षा 12 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा उधम सिंह नगर से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? रेनू ओझा दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? तो लगता है वह किसी कारणवश हमसे जुड़ नहीं पाई। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मेरे बड़े भैया दीक्षित खेतवाल कक्षा 6 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या भैया आप उपस्थित हैं? लगता है वह भी हमसे किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए। तो मैं इसी के साथ मेरे अगली छोटे हुए साथी मेरी बहन खुशी भंडारी कक्षा 5 गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोली हाट पिथौरागढ़ से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? खुशी भंडारी बहन, क्या आप उपस्थित है? लगता है वह भी हमसे किसी कारणवश जुड़ नहीं पाई। तो मैं आगे बढ़ते हुए आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। क्या सर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी यशस्वी दीदी, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। आपको ढेर सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने आज की जो बाल प्रहरी की कार्यशाला है, इस कार्यशाला में बहुत ही सुंदर संचालन किया
अभिव्यक्ति कार्यशाला जो कि बाल प्रहरी का 971वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ बाल साहित्यकार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आदरणीय श्री गौरीशंकर वैश्य विनम्र जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और बाल प्रहरी मंच पर आपके समय दान के लिए, बाल प्रहरी के प्रति स्नेह व्यक्त करने के लिए और बच्चों की प्रस्तुतियों के सराहना के लिए आपको साधुवाद प्रेषित करते हैं, हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर आसीन अदिति श्रीवास्तव दीदी, जो जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष अहम कुमार भैया, जो पीएमसी केंद्रीय विद्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश से कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आपका भी स्वागत है। और आपकी अभी जो आपने भजन प्रस्तुत किया उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं। और अध्यक्षता का जो आपने उद्बोधन है वो भी दिया है, बहुत अभिनंदन। आज के कार्यक्रम में गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से सेठ आनंद राम जयपुरिया विद्यालय की विद्यार्थी, कक्षा 5 की विद्यार्थी हैं यशस्वी दीदी। आपके सुंदर संचालन के लिए एक बार पुनः आपको टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं और कीप इट अप, कैरी ऑन कहते हैं। आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले हमारे जो मित्र हैं, पल्लवी बिस्ट दीदी रानीखेत अल्मोड़ा से आर्मी पब्लिक स्कूल की विद्यार्थी है, कक्षा 7 की। आप बड़ी दीदी रेणु ओझा दीदी, जो खटीमा उधम से नगर से, हम अभी आपकी प्रस्तुति की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप आएंगे। दीक्षित खेतवाल भैया कारोली बागेश्वर से, आपका भी बहुत अभिनंदन। मंत्रिता शर्मा दीदी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, उर्मिला जेठा दीदी लोहारचौरा बागेश्वर से, ऋषभ भैया अल्मोड़ा से, राखी दीदी रुद्रप्रयाग से, जिया पंत दीदी पिथौरागढ़ से, अभय खेतवाल भैया कारोली बागेश्वर से, खुशी भंडारी दीदी पिथौरागढ़ से, अपेक्षा राज दीदी द्वाराहाट अल्मोड़ा से, संगीता चौधरी दीदी बेणी वालों की ढाणी राजस्थान से, कक्षा 6 की विद्यार्थी है आप। पावनी खेतवाल दीदी कारोली बागेश्वर से, और ईशानी पंत दीदी गंगोलीहाट पिथौरागढ़ से, और गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से ओजस्वी दीदी कक्षा 7। तो आज की जो कार्यशाला है अभिव्यक्ति कार्यशाला, और इस कार्यशाला में आपने अपनी पसंद की जो विधा है उस विधा में शानदार प्रस्तुतिकरण किया। अभिव्यक्ति कार्यशाला में आपके पास में खुला मंच होता है और आप बड़े ही आनंदमय और स्वतंत्र रूप से अपनी किसी भी विधा में अपनी प्रस्तुति देते हैं। और आपकी जो प्रस्तुति होती है उसमें कोई तनाव नहीं होता, कोई आपको अलग से तैयारी करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, और आपका उसमें आत्मविश्वास भी भरपूर होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो आपका खुद का चुना हुआ विधा होती है और आपकी खुद की तैयारी होती है, स्वयं का उसमें हस्तक्षेप होता है। पर अभिव्यक्ति कार्यशाला में जब हम अपनी बात रखते हैं, अपना प्रस्तुतिकरण देते हैं, तो यदि हम उसकी एक रिहर्सल कर लेते हैं तो हम उसको और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। हम यदि कोई भजन प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसकी लय क्या होगी, उसका मूल स्वर क्या होगा, उसकी ताल क्या होगी, उसका भाव क्या होगा। यदि हम कोई लोकगीत या गीत प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसका केंद्रीय भाव क्या होगा, वो सब चीजें हमारे को ध्यान में रखना पड़ती है। यदि हम उन चीजों को देखते हैं तो हमारी अभिव्यक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है, उसका प्रभाव जो है वो, उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो दूर तक जाती है। उच्चारणों का शुद्ध प्रयोग करना,
संबोधन के दौरान अभिवादन का ध्यान रखना और समय सीमा का ध्यान रखना। यदि आपके पास में जो प्रस्तुति है वो यदि कई बार लंबी हो जाती है तो लोगों को इंतजार प्रतीक्षा करना पड़ती है, और कई बार बिल्कुल दो पंक्तियों में यदि खत्म हो गई तो वो भी सूनापन हो जाएगा कि आपने केवल मंच पर उपस्थिति के लिए अपना नाम नोट किया है। तो हमको एक सामंजस्य बना के रखना बहुत जरूरी होता है जब भी हम अभिव्यक्ति कार्यशाला में होते हैं और हमारी पसंद की विधा में हम प्रस्तुति दे रहे होते हैं। आज की कार्यशाला में आपने अपनी पसंद की विधा में जो भी प्रस्तुतियां दी हैं उन सभी प्रस्तुतियों के लिए मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और इसी तरह से आप अपनी बाल प्रहरी मंच पर ये जो व्यक्तित्व विकास की यात्रा है उसको निरंतर आगे बढ़ाते चलेंगे और एक दिन शिखर पर विराजित होंगे, ये हमारी शुभेच्छा है। बाल प्रहरी मंच पर जब आपकी प्रस्तुति होती तो उसके लिए हमारे बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। वैसे तो कोई भी काम हम कर रहे हैं, हमारा जो जीवन है उस जीवन में अनंत लोगों का योगदान होता है। हम बगैर किसी व्यक्ति के सहायता के अपने जीवन पथ को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप कोई सा भी काम देखें, हर काम में अनंत लोगों का योगदान होता है। आप उस पर चिंतन करके देखेंगे और आप उसको डायरी में नोट करेंगे कोई भी काम को, तो आपको पता लगेगा कि हम जो है वो डिपेंड होते हैं लोगों पे। आज की कार्यशाला में मैं जितने भी साथी उपस्थित हैं उन सभी का अभिनंदन करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और बाल प्रहरी मंच पर आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर, आपका बाल प्रहरी के प्रति जो स्नेह है और हम सब के लिए, बच्चों के लिए जो आशीर्वाद है उसके लिए आपका अनंत अभिनंदन करते हैं, साधुवाद प्रेषित करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जो कि मेरे पास एक ही शब्द होता है उनके लिए, वो एक बाल ऋषि के रूप में है और ऋषिवत तपश्चर्या उनकी निरंतर चल रही है। तो उनके लिए धन्यवाद, आभार, साधुवाद, ये सब शब्दावलियां जो है केवल औपचारिक होती है, लेकिन फॉर्मेलिटी होती है, उसको हम रखते हैं। तो मैं आदरणीय उदय किरोला सर को उनका कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ और धन्यवाद कहते हुए शुभरात्रि के साथ मैं बहुत ही सुंदर सुगढ़ संचालन करने वाली हमारे दोस्त यशस्वी दीदी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। यशस्वी दीदी। जी सर, आपका सादर आभार। आपकी प्रेरणादायक बातों से हमें बहुत प्रेरणा मिली ही। तो इसी के साथ इस उत्सव के प्रयोजन का वाचन करते हैं। इस उत्सव के प्रयोजन का वाचन करते हैं, दिल से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। ऐसे ही बूंद बूंद बनकर खुशी का सागर बनाते हैं। ऐसे ही बूंद बूंद बनकर खुशी का सागर बनाते हैं। इसी दुआ के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। इसी दुआ के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। तो इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ मैं यह मंच आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी को सौंपना चाहती हूँ। जी, यशस्वी जी आपको सुंदर सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, यशस्वी जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और एक बार पुनः
आपने आकाशवाणी में प्रस्तुति दी। हम पूरे पटल की ओर से आपको बधाई देते हैं। एक दिन फिर आप कभी अपनी पूरी कविताएँ हम सबके सामने भी सुनाएँगी। तो चलिए हम आज के कार्यक्रम को समेटते हैं। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए हों, अब जुड़ गए हों तो मैं आमंत्रित करता हूँ। तो चलिए सभी मित्रों का एक बार हम आभार व्यक्त करते हैं। और आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय विनम्र साहब का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने व्यस्त समय से हमारे लिए समय निकाला। और मैं सभी मित्रों का, जितने भी इस पटल पर हमारे साथ अंत तक जुड़े हैं, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। और इस कार्यक्रम के हमारे बीच जितने भी साथी जुड़े हैं, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, और आप सबके संज्ञान में लाना है कि कल परसों हमारी 2 दिन छुट्टी रहती है, तो इन छुट्टियों का सदुपयोग हम करने वाले हैं। और कल हमने अखिल भारतीय कवि सम्मेलन रखा है, जो कि 9 अगस्त अगस्त क्रांति प्रसिद्ध दिवस है। अगस्त क्रांति के अवसर पर हम स्वतंत्रता दिवस पर, यानी देश प्रेम पर आधारित कविताओं का पाठ कल अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में होगा। और आप सबके संज्ञान में ये भी होगा कि हमारा एक किस्म से ये 15 अगस्त की कविताएँ भी होंगी। हो सकता है कि 15 अगस्त को हम कहीं यात्रा में रहें, तो दूर की सोचते हुए 15 अगस्त के कार्यक्रम को यानी देश प्रेम की कविता को हम कल परसों ही आमंत्रित कर रहे हैं। हमने इसी क्रम में अगस्त क्रांति के अवसर पर ये अखिल भारतीय कवि सम्मेलन रखा है, जिसमें देश प्रेम पर आधारित कविताएँ पढ़ी जाएँगी। तो जिन साथियों ने अपनी सहमति नहीं दी है, वो अभी सहमति अपनी दे सकते हैं। तो एक बार पुनः जितने साथी इस पटल पर जुड़े हैं, सभी का आभार। और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। और इस पटल को कहीं न कहीं आदरणीय शैली जी हमारे प्रतिदिन जोड़ती हैं। तो एक बार पुनः सभी मित्रों को नमस्कार, शुभ रात्रि। कल के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का लिंक आपको भेजा जाएगा। नमस्कार और शुभ रात्रि। जी सर।